हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ऑन 16th ऑफ जून 2021 की न्यूज़ को आज हम कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कुछ हैं और कुछ इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल, और यदि आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहली न्यूज़ द हिंदू में जो फ्रंट पेज में दिया हुआ है दैट इज दिस पिक्चर, और ये जो पिक्चर है ये है हुमायूं टॉम्ब की। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे आज का एनालिसिस। सी फ्रेंड, जब भी ऐसे कोई एक आर्किटेक्चरल पिक्चर या कुछ ऐसी चीजें वहां आ जाती हैं पेपर में, तो हो सकता है कि वहां से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। तो हुमायूं, जो कि आपको पता है कि सेकंड मुगल एम्परर था और फर्स्ट वॉज बाबर। सेकंड मुगल एम्परर के बाद यदि हम इसके बात करें तो 1558 55 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 8 में इसकी जो फर्स्ट वाइफ है हाजी बेगम या बेगा बेगम, उनके द्वारा यह जो टॉम्ब है इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाता है। आर्किटेक्चर जो थे वो थे मीरक मिर्जा गियास, और उनके जो बेटे थे सईद मोहम्मद। ये दो आर्किटेक्चर थे। मिर्जा का गियास का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है या इसकी क्या खासियत है। तो ये जो टॉम्ब आप देख रहे हैं इसमें ये जो गार्डन्स आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से गार्डन्स आप देख रहे हैं, तो भारत के जो सब कंटिनेंट है, इंडियन सब कंटिनेंट पर बनने वाला कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी आर्किटेक्चर जिसमें पहली बार गार्डन टॉम्ब का बनाया गया। ठीक है, मतलब गार्डन के रूप में इसको क्या किया गया, विकसित किया गया, और गार्डन टॉम्ब के रूप में पहली बार भारत में ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आप देख रहे होंगे कि इसकी जो दीवारें हैं वह लाल बलुआ पत्थर दैट इज रेड सैंडस्टोन से बनी है। बहुत ज्यादातर सैंडस्टोन रेड कलर का यूज किया गया है। तो यह भी एक पिक्यूलर स्टाइल था, यह भी अपने आप में पहला था फॉर द यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये कहाँ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ये हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। बात करेंगे हम आगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की और जैब स्टेटस की। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द एफसीआई और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो चावल है, राइस है, उसे इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अलॉटमेंट किया गया है। अब बात करते हैं इस न्यूज की। तो 78,000 ऑफ टन्स जो है वह डाइवर्ट किया जाएगा कहाँ, फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन। ये 78,000 टन्स किसमें का है, जो कि फूड सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो राइस एक्विजिशन करती है गवर्नमेंट, उनके जो प्रोडक्शन, उनका जो अमाउंट है वो 78,000 जो है वो इथेनॉल प्रोडक्शन में अब यूज किया जाएगा। और कितने रुपए सब्सिडाइज रेट में, एट अ रेट ऑफ ₹20 पर केजी। ठीक है, अब ये जो स्कीम है ये क्यों ऐसा कर रही है गवर्नमेंट, तो दिस इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स प्लान टू डबल डिस्टिलेशन कैपेसिटी बाय 2025, और पार्टली जो है वह इंक्रीज करेगी इन द शेयर ऑफ ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम द करंट फोकस ऑन मोलासेस बेस्ड प्रोडक्शन। तो अभी जो है वो मोलासेस से हो रहा है, ठीक है, और खोई जिसको आप कहते हैं, अब जो है वो ग्रेन बेस्ड प्रोडक्शन पे सरकार जो है वो इथेनॉल को जो प्रोडक्शन है वह पैसा करने जा रही, फोकस कर रही। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इथेनॉल प्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ इसका यूज है और क्यों ऐसा गवर्नमेंट कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है फॉर द कन्वर्जन ऑफ सरप्लस राइस टू इथेनॉल। इथेनॉल प्रोड्यूस्ड जो होगा यहाँ से, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, उनका यूटिलाइजेशन होगा अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स बनाने में और पेट्रोल ब्लेंडिंग में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। इथेनॉल क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेरिएबल अल्टरनेटिव अमॉन्ग द बायोफ्यूल्स। यस फ्रेंड्स, यूपीएससी ने इस बार 2020 में क्वेश्चन लिया हुआ था रिगार्डिंग द बायोफ्यूल्स, तो वहां पर आपको जरूर याद रखना है। अब नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 को देख लें, यहीं से क्वेश्चन वहां उठाया गया था। तो ये कैटेगराइज करता है बायोफ्यूल्स को इन द वेरियस कैटेगरी, और उनको फाइनेंशियल और फीजल इंसेंटिव्स मिल सके। तो पहली जो कैटेगरी है दैट इज फर्स्ट जनरेशन इज बायो अल्कोहल्स एंड बायोडीजल्स एटसेट्रा।
फिर एडवांस बायोफ्यूल्स या सेकेंड जनरेशन फ्यूल्स में आता है आपका इथेनॉल और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू ड्रॉपिंग फ्यूल्स, ठीक। थर्ड जनरेशन में आता है ब्यूटेनॉल और फोर्थ जनरेशन में आता है फ्यूल्स फ्रॉम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, दैट इज जी और जीएम क्रॉप्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखने की आवश्यकता है, खासकर बायोफ्यूल्स में। अब उनके रॉ मटेरियल्स की बात करें, और यही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2020 प्रीलिम्स में, ठीक है। तो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए शुगर केन जूस को अलाउ किए हैं। शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक शुगर बीट, स्वीट सोरघम, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल लाइक कॉर्न, कसावा, डैमेज फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, ब्रोकन राइस, रॉटन पोटैटोज जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है। तो इतनी सारी चीजों से क्या बनाया जा सकता है, इथेनॉल जो है वह बनाया जा सकता है, ठीक। तो ये था ऑल अबाउट द बायोफ्यूल्स। इसके बारे में थोड़ा सा आप और डीप स्टडी कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द जैब्स, और जिसको आप वैक्सीन बोलते हैं। वैक्सीन की जो सप्लाई है, ठीक है, वह अब जो है स्टेट्स में अनइक्वल है, ऐसा इस न्यूज में कहा गया है। एक आरटीआई फाइल की गई थी और उस आरटीआई का ही ये जो रिपोर्ट है उसको यहाँ दर्शाया गया है। तो ये जो ग्राफ है आपको ये दिख रहा है, दिस इज द परसेंट ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन who could have potentially received one dose of COVID vaccine on May 11 and June 9। इसके बीच में यहाँ से May 11 से चालू होता है और 9th ऑफ जून तक का ये रिपोर्ट है। और ये जो परसेंट दिखा रहा है ये 18 to 44 या एडल्ट पॉपुलेशन बोल सकते हैं, उनका वैक्सीन स्टेटस को दिखा रहा है। तो जून 9 तक आपको याद रखना है कि 25 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेस हैज बीन सप्लाइड स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को बाय द सेंटर थ्रू डायरेक्ट स्टेट प्रोक्योरमेंट चैनल। ये चीजें हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो स्टेटस है वो हाईएस्ट है 52.8, देन कम्स योर छत्तीसगढ़, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, खास करके सीजीपीएससी वाले याद रखेंगे। और अगर लिस्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार एंड तमिलनाडु। बट अभी तक ये स्टेटस जो है ये टिल डेट का है, 9th ऑफ जून तक का है। तो आपको ये बार बार डेटा अपडेट होगा। लास्टली आप देख लेंगे कि कौन सा स्टेट जो है वह 100% या मोर देन 80% अपने पॉपुलेशन को रीच किया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज इज द गवर्नमेंट कंफर्मिंग फर्स्ट डेथ फ्रॉम रिएक्शन ऑफ द वैक्सीन। अब यहाँ एक मैटर ऑफ कंसर्न जरूर है, बट डरने की बात नहीं है। गवर्नमेंट ने पहला जो डेथ केस कंफर्म किया है ड्यू टू द वैक्सीन रिएक्शन। अब जो वैक्सीन आपको लगी है या हमें जो भी वैक्सीन लगवाता है उसको कोई ना कोई बॉडी में रिएक्शन जरूर होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। यहाँ पर जो बात कही गई है कि एक 68 ईयर ओल्ड मैन को यहाँ लगाया गया था और उनकी जो मृत्यु हो गई ड्यू टू एनाफाइलेक्सिस। अब ये क्या है, एनाफाइलेक्सिस इज सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। कब होता है ये, आफ्टर द वैक्सीन बीइंग एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। और कोविशील्ड की जो वैक्सीन लगाई गई थी उस पेशेंट को, उसमें क्या हुआ, एलर्जिक रिएक्शन हुआ और इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ एक कमेटी का नाम दिया है, दैट इज द एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, दैट इज AEFI कमेटी। और इस कमेटी के ही रिपोर्ट के आधार पर या इन्होंने ही क्या किया, रिपोर्ट सबमिट किया और उस पर ये चीजें बताई गई। नेक्स्ट इज हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि नंबर ऑफ जो डेथ्स हैं आफ्टर फॉलोइंग द वैक्सीनेशन इज ओनली 0.0002% ऑफ 23.5 करोड़ डोजेस एडमिनिस्टर्ड। मतलब इतने करोड़, 23.5 करोड़ डोजेस में केवल 0.0002% डेथ जो है वह हुआ। तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम है ये डेटा है, मतलब डेथ की डेटा है। तो देयर इज नो कंसर्न फॉर वरी, ऐसा कहा है हेल्थ मिनिस्ट्री ने। और वैक्सीन इज सेफ बट यू हैव टू टेक द प्रिकॉशंस ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा यदि आप अभी भी वैक्सीन नहीं लगाए हैं तो हमारा एक रिक्वेस्ट है फ्रॉम आवर साइड कि आप वैक्सीन जरूर लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वेरी ओल्ड न्यूज, बट यहाँ पर फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आया है कि द ट्रायल शुड बी क्लोज्ड अगेंस्ट द इटालियन मरीनर्स। आपने दो
यहाँ फोटो में देख रहे होंगे दो जो इटली नेवी के ऑफिसर्स हैं या मरीन जो उनके नेवल ऑफिसर है उनके खिलाफ जो है वहां पर एक मुकदमा चलाया गया था और इनका एलिगेशन था इनके ऊपर कि इन्होंने केरल के कोस्ट में मछुआरों को दो मछुआरों को इन्होंने मारा है फॉर ऐसा उनको कहा गया था कि वो उनका है पायरेट्स हैं, ठीक है, लुटेरे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और अब जो है इटली गवर्नमेंट ने 10 करोड़ का कंपनसेशन जो है वो दोनों फैमिलीज को दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके जो भी कंपनसेशन है वो उनकी फैमिली तक पहुंचाया जाएगा और द फैमिली ऑल्सो उन्होंने भी अपने कंसर्न दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ एक नाम याद रखना है, एनरिका लेक्सी। ये जो है ये वेसल का नाम है जिससे उन पर अटैक किया गया था, एनरिका लेक्सी, और ये कहाँ की है तो इटली की नेवल वेसल है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि एनरिका लेक्सी रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड विद, इसीलिए मैंने इस न्यूज को उठाया। आगे बात करेंगे, एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है दैट इज एडिटोरियल रिलेटेड विद द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और यहाँ ऑथर्स ने कहा है कि फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो हम देख लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, कैसे ये फायदा पहुंचाते हैं टू द पॉलिटिकल पार्टीज। तो बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, तो ये डोनर्स को अलाउ करता है टू पे पॉलिटिकल पार्टी यूजिंग बैंक एज एन इंटरमीडियरी। अब यहाँ बैंक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द ऑथोराइज्ड टू सेल द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये आपको याद रखना है। देन इसको हालांकि बॉन्ड कहा जाता है लेकिन इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। जितनी अमाउंट डोनर जो है वो पे करता है टू द बैंक, देन बैंक ट्रांसफर दिस अमाउंट टू द पॉलिटिकल पार्टी अकाउंट और वहां से वो पैसा जो है वह चला जाता है, ठीक है। तो बैंक जो है वो इंटरमीडियरी का काम करता है और वहां पर जो भी प्रॉफिट वगैरह है जो बैंक को लेना है वो वहां से लेता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज याद रखना है जो कि मैटर ऑफ कंसर्न है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि एक बेरर स्टेटमेंट है, धारक का जो स्टेटमेंट है वो उसके नाम को कहीं पर भी कैरी नहीं करता। एंड देखिए नाम अगर कैरी नहीं कर रहा है मतलब डोनर की जो आइडेंटिटी है वह क्या है, वह जो है वह छुपी हुई है, कौन किसने दिया यह बिल्कुल किसी को पता नहीं चलता। लेकिन इसको मल्टीपल्स में 1000 के, 10,000 के, 1 लाख के, 10 लाख के और 1 करोड़ तक के मल्टीपल्स में इसको ड्रॉ किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, तो स्कीम के हिसाब से इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो भारत के किसी भी सिटीजन के द्वारा परचेस किया जाता है और या फिर ऐसी कोई एंटिटी जो भारत में है या एस्टैब्लिश हुई है भारत में उसके द्वारा भी किया जा सकता है। कोई एक पर्सन जाकर के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को खरीद सकता है या जॉइंटली भी खरीद सकते हैं विद अदर इंडिविजुअल्स। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ही ये जो बॉन्ड्स है उसका अमाउंट दिया जाएगा। अब रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज कौन है, जिन्होंने 1% से कम वोट लोकसभा में, लास्ट लोकसभा इलेक्शंस में या स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में रिसीव नहीं किया हो, तो ये जो है यही रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। मतलब 1% से ज्यादा का वोट उनको मिलना चाहिए, ठीक है, लोकसभा में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में भी। वही होती है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज जिनको जो एलिजिबल है इनके इस डोनेशन के लिए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो जो लार्ज कैश फ्लो होता था, ठीक है, कैश डोनेशन होते थे पार्टी को, उसको हटाने के लिए और ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए यह किया गया था। लेकिन यहाँ ऑथर्स ने कंसर्न किया है कि जो डिस्क्लोजर है वह फुल होना चाहिए, इनके द्वारा दिया गया। अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, या जिस भी फॉर्म में है, वह क्या करेगा, वह डोनेट करेगा थ्रू दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पार्टी के पास जाकर के वह क्या करेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, टू मेक हिज मनी वाइट। तो इस तरह से इसका मिसयूज किया जा सकता है। जो इसमें बेनिफिशियरी है, जैसा विनर्स एंड लूजर्स का ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इस आर्टिकल में, वहां इन्होंने ऑथर्स ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर द विनर्स
और लूजर्स कौन है? लूजर्स हैं जो एवरेज वोटर्स, ठीक है, जो आम मतदाता है या जो मध्यम वर्गीय मतदाता है वही लूजर्स हो जाते हैं यहाँ, ठीक है। बेनिफिशियरीज तो पॉलिटिकल पार्टीज होती है। तो उसको एक फुल डिस्क्लोजर की बात यहाँ की गई है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को जानना। तो आज के इस न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। नेक्स्ट डे के न्यूज़ एनालिसिस में हम मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सभी यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आई रिक्वेस्ट, और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच।